नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है तमाम दर्शकों का वन इंडिया की इस स्ट्रीमिंग में। मैं हूं योगेश शांटा और मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव कर्ण हैं और हम आपके साथ जुड़े हैं इसलिए क्योंकि आज वक्फ बोर्ड को लेकर जो अमेंडमेंट बिल 2024 जिसे कहा जा रहा है वो लोकसभा में पेश किया गया, पटल पर रखा गया। उस पर बातचीत भी हुई, चर्चा भी हुई, पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी दलीलें रखी और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इसे अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाएगा जहां पर इस पर चर्चा होगी। और विपक्ष की तरफ से ये मांग भी थी और किरण रिजिजू ने खुद कहा कि वो खुद इसको प्रपोज कर रहे हैं कि वो भेजेंगे। लेकिन इस बिल को लेकर क्यों हंगामा मचा हुआ है, क्या इसके प्रावधान हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं और किस तरह से ये वक्फ बोर्ड जो है वो पूरा काम करता है, इसी बारे में समझने की हम कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अतीकुर रहमान साहब है, इस्लामिक स्कॉलर है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अतीकुर रहमान जी। और साथ में हैं शरद त्रिवेदी जी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी जो है वो तमाम जगहों पर रखते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शरद। नमस्कार। तो शुरुआत चलिए शरद जी आपसे ही करते हैं कि सरकारी पक्ष से जब वो कहा जा रहा है कि सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, हालांकि किरण रिजिजू ने बड़ी देर बात की पार्लियामेंट के अंदर और बहुत सी सफाई दी और बहुत सी चीजें उन्होंने कही हैं इस बिल को लेकर, लेकिन फिर भी शक शुबा है। और बिल पेश करने से के बाद अब जेपीसी के लिए भेजने की बात की जा रही है, लेकिन आरोप ये है कि पहले ही ये सब कुछ काम कर देते तो इस तरह की नौबत नहीं आती। आप लोग बात सुनते नहीं है पहले, फिर पीछे हटना पड़ता है बाद। देखिए, ऐसा है कि ये वक्फ बोर्ड की जो कहानी भारत में शुरू हुई है वो सन 54 में शुरू हुई है। और सन 54 में नेहरू जी जो ओरिजिनल जनक थे सेकुलरिज्म के भारत में, उन्होंने कहा था कि साहब जो एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट बना था कि जो लोग भारत से विभाजन के समय पाकिस्तान गए थे तो उनको वहां पाकिस्तान जो भारतीय पाकिस्तान से आए थे उनकी जमीन उनको दी जा रही थी कि साहब क्योंकि वो जमीन और मकान तो सीमित थे, तो उन्होंने कहा, जो पाकिस्तानियों ने कहा कि जो रिफ्यूजीज हैं उनकी प्रॉपर्टी उनको दी जाएगी जो वहां से जो रिफ्यूजी बन के जो भारत से रिफ्यूजी बन के गए हैं। और यही चीज हुई थी कि भारत में एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट आया था जिसमें कि जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए थे, जो पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बाकी सब जगहों में जहां बसाए गए, बंगाल में जो बसाए गए, उनके लिए एक्ट लाया था। तो उसमें लेकिन वो क्योंकि जमीन मुसलमानों की थी, तो मुसलमानों की जमीन जो है वो सांप्रदायिक ताकतों से बचाने के लिए ये कानून लाया गया था कि साहब सांप्रदायिक लोग उसमें ना बसें और सेकुलर लोग बसें और सेकुलर संगठन बनाया जाए जो इन सारी जमीनों को कब्जा ले। तो इस वजह से बना था। उसके बाद उसमें संशोधन किया गया क्योंकि उसके जो प्रावधान थे वो हमारे संवैधानिक स्वरूप बनाए गए थे कि साहब संविधान के जो जो एपिलेट अथॉरिटी है, जो कानून को फॉलो करेंगे, जो उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, जो उसमें सुधार करेंगे, वो हमारा संवैधानिक रूप से होगा। लेकिन जो जो उनके जो चाचा के जो पोते और नाती हैं, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, इससे जो है सेकुलरिज्म तो पूरा बन ही नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा सेकुलरिज्म को पूरा लाने के लिए एक कानून बनाया जाए जिसमें कि कोई भी जमीन को वक्फ बोर्ड अगर कहता है कि ये हमारी जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड की जमीन ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर वो लाल किले को कह रहा है तो उनकी है, अगर वो कह रहा है राष्ट्रपति भवन संसद जो है वो उनकी जमीन है, वो हो जाएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इस पे कोई अपील होगी तो अपील वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ बोर्ड में अपील करी जाएगी, उसको नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस में वो नहीं जाएगा। और जो भी वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ बोर्ड का ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा। उसके बाद इसमें यह करा गया कि साहब इसीलिए आप देखें जो 92 में करीब 56,000 जमीनें थी वो 9.5 लाख जमीनें हो गई। और आज की तारीख में वक्फ बोर्ड फौज से और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है और रेलवे मिनिस्ट्री से जो के बाद जो प्राइवेट संगठन है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है वो इनके पास है। और ये चीज जो सामने आई, जो ये जो बात आपको यहाँ पे रोक रहे हैं, थोड़ा सा इसी पर हम अतीकुर रहमान साहब से जानना चाहेंगे कि जो शरद त्रिवेदी दावा कर रहे हैं इससे तो लग रहा है कि एक डिमन है वक्फ बोर्ड, एक तरह से इसके पास अनलिमिटेड शक्तियां हैं। क्या ऐसा है रहमान साहब? शरद जी को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। बहुत सारी शरद जी ने जो बातें बताई उसमें हकीकत भी है और कुछ बातें छलावे की तरह भी बीजेपी पेश कर रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल।
तो देखिए ऐसा है, जो जवाहरलाल नेहरू ने किया, जो उनके नाती पोतों ने किया, सुनहरा वक्त आपके पास है, बीजेपी सरकार के पास है, मोदी सरकार के पास है, कर दीजिए ना, अच्छी बात है। अब ये सवाल ये उठता है, देखिए कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या। 1930 से लेकर अब तक के मैं आपको बता दूं कि कम से कम 2 डजन इसके अंदर अमेंडमेंट आए हैं। ये कोई पहला अमेंडमेंट नहीं है। और हर अमेंडमेंट के तहत सरकारों के पावर इंक्रीज हुए हैं वक्फ बोर्ड्स के ऊपर, ना कि डिक्रीज हुए हैं। इसका चेयरमैन अपॉइंट होता है सरकार के द्वारा, इसके मेंबर्स अपॉइंट होते हैं सरकार के द्वारा। स्टेट चीफ मिनिस्टर का जो यसमैन होता है वो इसका चेयरमैन बन जाता है, जो उसकी कठपुतलियां होती हैं वो उसके मेंबर्स बन जाते हैं। आज तक के कोई मुझे बता दे कि वक्फ बोर्ड ने किसी भी मुसलमान का कभी कोई भला किया हो, आम मुसलमान का। वक्फ है क्या? मैंने फॉर एग्जाम्पल अपनी जायदाद को अपने बच्चों के बंटवारा करने के बाद में, अगर बहुत ज्यादा जमीन है, जायदाद है, तो अल्लाह के नाम पर मैंने उसको डोनेट किया कि ये मेरे बाद में मेरी कौम के काम आए, मुसलमानों के काम आए। हुआ ये कि सरकारों ने वक्फ बोर्ड बनाकर एक बहुत बड़ा दावा किया कि भाई हम इसको बहुत अच्छी तरह से चैनलाइज करेंगे। हुआ ये कि जैसा मैंने बताया, इसके चेयरमैन, इसके मेंबर्स सारे के सारे सरकार के यसमैन बन गए। और हमने अपनी आंखों के सामने कम से कम मुंबई के अंदर ये देखा कि बड़े बड़े लोगों के हाथों, इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों इसकी जमीनें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने, उसके मेंबर ने रातों रात बेच भी दी। उससे जो फायदा हुआ वो फायदा कहां गया किसी को नहीं मालूम। जो दावा किया जा रहा है कि भाई ये मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों के फायदे के लिए है, तो जो ये क्राइम हुआ, जो करप्शन हुआ, इसका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम गया। Mr. Atikur Rahman Saab, I'll just introduce a point here for you, a question. Like you have said, so far the Waqf Board had not functioned for the good of a common Muslim. So do you really think this is the time to bring the positive reforms to the Waqf Board, and this government is moving positively in that particular direction? Very good question, sir. Now, we need an amendment. As I said, this is not the first amendment. This will be, I suppose, the 25th or the 26th amendment in the Waqf Act. If the BJP government really wants to build bridges between the Muslim community and the BJP government, this can prove to be a milestone. No doubt about that. So far, what is the track record of the BJP government? The Prime Minister himself has called us घुसपैठियास, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, कपड़ों से पहचाने जाने वाले. The UP Chief Minister calls us names. Well, The Assam Chief those are Minister political calls us comments. names. We are Fine. Look at the central government. You know, the track record of the BJP is not a good track record with the community, the Muslim community. So you are telling us, and the various other platforms are telling the Muslims to be positive. Yes, we are positive. Tell me one element what the Minister Kiran Rijiju proposed today. Was there an element of positivity? If there would have been an element of positivity. They would have said that we will be doing this. Out of this, there will be an income. Out of the income, there will be good colleges and hospitals and this and that. No, that's why it was sent to the JPC. Well and good, the JPC, let it decide. But we are not hopeful. Why we are not hopeful? Because I do not believe in the BJP, because the BJP's track record with the community is not good. And I expect to be good. I am telling you, this can prove to be a milestone. Okay, we'll go to the next speaker, Mr. Sharad Ji, to know what is the positive points in this amendment. But before that, could you please also take us through what is wrong in this amendment? What is the objection and why? You asking me? Yes, sir. Yes. No, to be true, I have not read the bill. What the propositions are in the bill, I don't know.
the parliamentary proceedings as it went out, the opposition was claiming that they are interfering. You know, there is nothing religious in the Waqf Act. The only element of religiosity is that the Muslims have donated their land. Beyond it, everything is political and corrupt. So, Sharad ji, our fellow speaker, Mr. Atikur Rahman, has raised some points and he doubts the intent of the BJP government. By the way, could you please take us through what are the positive points in this amendment? और ऐसे क्या प्रावधान से थे जो इतनी ज्यादा शक्तियां बदल जाएंगी, इससे उनको क्यों बदलना जरूरी? नहीं, सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने कहीं भी अपने कथन में या डिस्कशन में मैंने कहीं मुसलमान का नाम नहीं लिया है। मैंने सिर्फ ये कहा है जो हमारे प्रॉब्लम सेकुलर फ्रंट की है, प्रॉब्लम मुसलमान की नहीं है। 3 तलाक से हमारे सेकुलरिज्म की हत्या होने जा रही थी। 3 तलाक से मुसलमान को बेनिफिट मिला है। आज मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको उनका अधिकार मिला है। ये समस्या सेकुलर फ्रंट की है। अभी आप देखें कि जो ऑर्डर आया था मुसलमानों ने पूरा फॉलो किया। लेकिन जो सेकुलर पार्टी के जो वकील साहब गए थे उसका स्टे लेने के लिए, क्योंकि सेकुलरिज्म को खतरा है इससे। और यहाँ पे ये बिल भी देखिए, ये स्पेसिफिक है, ऑब्वियसली कम्युनिटी को लेकर स्पेसिफिक बिल है, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर स्पेसिफिक बिल है। यही हम आपसे समझना चाहते हैं कि इसमें बदलाव की कहां और क्यों जरूरत पड़ गई, और क्या ऐसे प्रावधान थे जो बहुत ही ज्यादा खराब थे, और क्या अब जो नए प्रावधान है वो क्या हैं, और वो कैसे पॉजिटिव तरीके से मुसलमानों को उनका हक दिलाएंगे, जिसके पक्ष में अतीकुर रहमान साहब भी बोल रहे हैं कि वो भी पॉजिटिव चेंजेस की राह देख रहे हैं। I am one with Shafiqur Rahman Saab on the ground that it has nothing to do with Muslims. It has only got to do with the secular parties, and in this case, the amendment has been brought for a judicial oversight. Earlier, you could only go to the Waqf Board, and Waqf Board was totally staffed by the one particular community. तो जो हमारा एक समाज है उसके लोग उसमें हैं, दूसरे अगर आप अपील करना चाहते हैं, you can only go to the Waqf Board. You cannot go to the civil court. In military tribunals, on all orders passed by military tribunals are subject to judicial oversight. They can go and appeal. Court martials go and appeal, but Waqf Board laws cannot be appealed against. If anybody declares any property as the property of the Waqf Board, there is no appeal. They are acting as judge, advocate, and executioner. That is the problem. So we are going to have a judicial oversight. It is going to ensure gender injustice, because there'll be certain seats reserved for women, and there'll be participation. Like we had the Samajwadi Party, one of their ministers was in charge of the Kumbh Mela in Allahabad. Azam Khan Saab was in charge of Kumbh Mela. Azam Khan Saab. No problem. But here in this case, only Muslims will decide. The Muslims will, the appeal will go to the Muslim, and Muslim will declare that the property is there or not. Like the whole thing came out in the case of Tamil Nadu, entire village. The name of by Chandurai was declared as a Waqf property, and there was a temple out there which predated Islam by about 200 years. They declared it, and that was final. There was a property. There is a rebuttal coming from Mr. Atikur Rahman. A boundary wall, and the Waqf Board said it is their property. Then they had to go and appeal. So if it is not under the 9th schedule, even if it is under the 9th schedule of the Constitution, still the appeal can be filed. The Supreme Court has said that we are going to have a judicial oversight. This case is now going to be in open. There'll be general participation. There'll be a reservation for women, and there'll be subject to normal judicial scrutiny, and investigation agencies can also do that. As I can give you an example, Mr. Amanullah Khan, the minister in Delhi, is in prison because he was fabricating documents, leasing out Waqf Board property for commercial purposes. बिल्कुल वो बात अतीकुर रहमान साहब ने भी कही कि क्या गड़बड़ियां वहां पर हुई हैं। रहमान साहब, आप कुछ कहना चाहते थे? ये चीज आ रही है कि भाई वक्फ बोर्ड ने जो डिसीजन ले लिया, या कोई भी प्रॉपर्टी हो गई, क्या वो प्रॉपर्टी नॉन हिंदू भी है या मुस्लिम है, उसके ऊपर कब्जा, एक तरह से शब्द का इस्तेमाल होता है कि कर देते हैं, उसके बाद उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, जो त्रिवेदी साहब कह रहे हैं। क्या ये सब कुछ ऐसा ही है? ऑफ कोर्स, इसमें 2 क्वेश्चन मैं भी ऐड करता हूं जी। सो देयर आर लॉट्स ऑफ myths about Waqf Board. There is lots of misinformation also, I can say.
क्या अगर वक्फ बोर्ड कहता है कि ये पेन वक्फ बोर्ड की है तो ये वक्फ बोर्ड की हो जाएगी? क्या किसी रिटर्न डीड की जरूरत पड़ती है? एंड द थर्ड एंड मोस्ट पर्टिनेंट पॉइंट्स एज मिस्टर शरद त्रिवेदी वाज रेजिंग, जो वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल है, क्या उसमें नॉन मुस्लिम्स भी होते हैं? या उसके फैसले को कैसे चैलेंज किया जा सकता है या नहीं कर सकते? No, with regards to Mr. Sharad, I do not agree with this particular element. मैं नहीं एग्री करूंगा कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता, हाँ, उसके अंदर प्रोविजन जरूर एक्ट है। कुछ लॉयर्स थे, कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, they were mentioning a particular provision wherein that the work board is having ultimate powers and once they decide upon a particular land, that cannot be challenged. If that was true, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर वक्फ ने जब क्लेम किया, the Surat Municipal Corporation and the Gujarat government, they went to the tribunal, the common courts in our country, and their ruling came in favor of Surat Municipal Corporation. वक्फ बोर्ड वो केस हार गई। अगर ये बात में सच्चाई होती तो जो तमिलनाडु की विलेज की ये हवाला दिया जा रहा है आजकल बहुत, तो वो आज किसके हाथ में है? क्या वक्फ के हाथ में है? नो। और अगर है भी तो my question to the governments of earlier and this government also since 10 years is that the proceeds of the crime has gone to whom? The proceeds of crime has not to the Muslim community per se. The proceeds of crime has gone to the state governments, the chairmen, the chief ministers, quid pro quo, whatever the elements were there. तो अगर ये corrective measure है and they want to remove this particular, well and good. How this will be enhancing the Muslim community getting benefits out of, say for example, बीजेपी की एक हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म पे बता रही थी हमको कि स्कूल बनना चाहिए थे, कॉलेजेस बनना चाहिए था, हॉस्पिटल बनना चाहिए था। तो क्या ऐसा कोई प्रावधान अभी के अमेंडमेंट में है जहां पर एक पर्टिकुलर लैंड को स्कूल बनाया जाएगा, कॉलेज बनाया जाएगा, हॉस्पिटल बनाया जाएगा और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को उसका फायदा पहुंचेगा? क्या ऐसा है? क्योंकि मैंने जो डोनेट की है लैंड, वो अल्लाह के नाम पे डोनेट की है। जिस तरह से कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर मंदिर, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे वो अयोध्या हो, तो राम लला विराजमान ने वो केस लड़ा था। उसी तरह से क्या अल्लाह ये केस लड़ रहे हैं इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर? सो माय कंसर्न इज दिस। ओके, वापस चलेंगे त्रिवेदी जी के पास। अब शरद त्रिवेदी जी, इसमें ये भी आशंका जताई जा रही है बहुत लोगों के द्वारा कि निचले स्तर पर जो काम आप कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल जिस तरह से वहां पर करता था, अब जो पावर्स कलेक्टर को दे दी जाएगी टाइटल डीड डिसाइड करने की और इन चीजों को लेकर, उनके जरिए जो है सरकार वक्फ की बहुत सी प्रॉपर्टी को अपने अंडर लेना चाहती है। वो इसका इस्तेमाल कैसे करती है आगे वो अलग बात है, लेकिन ये आशंका जताई जा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज द प्राइमा फेसाई फैक्ट। दी थिंग इज कि ये जो झगड़ा है सिर्फ इस वजह से है कि जो अनफिटर्ड पावर्स हैं, जो एक तरफा फैसले करने की इनकी ताकत है, जो वक्फ बोर्ड की जो जमीनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मुसलमानों के लिए नहीं हो रहा थी। खुद कह रहे हैं ये खाली लैंड माफिया जो है जिसको इस कब्जा करने का तरीका है। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है तो बिल्कुल सरकार लेती है। मैं अगर कब्जा करना चाहता हूं, मैं नोएडा में रहता हूं, मैं कब्जा करना चाहता हूं, या मैं कोई ठेले वाला भी ठेला लगाता है तो दूसरे दिन नोएडा अथॉरिटी उसको उठा ले जाएगी। लेकिन यहां इसमें अगर कोई इस तरह का कब्जा करता है, डिक्लेयर करता, तो आप बरसा बरस लड़ते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ये कह रहा हूं कि दी इंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन, जैसे भी अतीक उर रहमान साहब ने कहा कि साहब इसके बाद भी लोग अपील में गए थे, लेकिन इंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन था कि अपील ना हो। इंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन था कि एक तरफा ताकत दी जाए जिसका गलत इस्तेमाल होगा ही। इस्तेमाल तो कॉमन लीगल सिस्टम का, जब सर त्रिवेदी जी एक पॉइंट ऐड करता हूं यहाँ पे सर, जब एग्जिस्टिंग सेटअप में ऑलरेडी लीगल रिव्यू का स्कोप था, तो फिर क्या चेंजेस लाए जा रहे हैं? नहीं, और जो चेंजेस लाए जा रहे हैं उसकी जरूरत क्या थी? नहीं, देखिए, ये चेंजेस की इसलिए जरूरत थी कि जैसे मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु में वो मंदिर जो इस्लाम के आने से पहले का था, पैगंबर के आने के पहले का मंदिर था 200 साल पहले, उसको भी अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, ये बात खुली कैसे
क्योंकि इस तरह के तो बहुत से लेजिस्लेशन आते हैं, आपकी ब्रूट मेजोरिटी, आप पास करा लीजिए और घर चले जाइए। लेकिन ये केस कुछ ऐसे ग्लेरिंग केसेस आए हैं। राजस्थान में एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो अपनी दीवार बना रहे थे, वक्फ बोर्ड ने कह दिया नहीं ये सब जमीन हमारी है, तो पीएसयू गया सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया कि नहीं साहब ये गलत है और आप बिल्कुल जमीन बना सकते हैं। तो ये जो प्रोविजन है जो कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे सॉर्ट आउट किया जा सकता, वो अब सीधे ट्राइब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। अगर नोएडा में कोई या जीडीए में या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो लोकेशन या जो जुरिस्डिक्शन के अंडर में कोई ऐसी जगह आती है, आधे घंटे में उसको नोटिस देते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। बट एक्चुअली यहाँ नथिंग आपने चेंजेस। पूरा ऐसा सिस्टम बना दिया है कि आप उस दलदल में फंस जाएंगे कि कभी उसका फैसला ही नहीं होगा। नहीं, बट इस केस में भी सर, इफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर passes और इसमें महिलाओं को नहीं लाया गया है। arbitrary order, किसी भी वक्फ बोर्ड arbitrary decision, the other side can move to the High Court, to the Supreme Court. So there is endless legal reviews, provisions are already been granted. तो ये तो अभी भी चलेगा। पहले आप ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जाते थे, अब आपका जो दूसरा पक्ष है वो डीसी के फैसले के खिलाफ जाएगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, ये इंटेंट है कि अगर इसको नीचे के स्तर पे सॉर्ट आउट किया जा सकता है तो नीचे के स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के स्तर पे, एसडीएम के लेवल पे बहुत सी समस्याएं हैं जो बातचीत से सुलझाई जा सकती हैं। उसके लिए आपको ऑलरेडी 3.5 करोड़ केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में हजारों करोड़ केसेस पेंडिंग है, तो उसको और बर्डन करने की जगह सिंप्लीफाई कर दिया जाए। आर्बिट्रेशन आप कह रहे हो कि आर्बिट्रेशन का लीगल तरीका, ऑक्यूपेशन का जो एक आपने जरिया दे दिया है वो ना हो, और इस तरह के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं। जब माफिया क्या है, माफिया इज ऑर्गेनाइज कंट्रोल क्राइम। तो जो जहां इस तरह के आपने कंट्रोलिंग अथॉरिटी एब्सर्ड पावर दे दी है, जो कि मैंने आपको जैसे बताया कि आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल के पास भी ये पावर नहीं कि उनकी अथॉरिटी फाइनल है, वो भी जुडिशियल रिव्यू में आते हैं। लेकिन इन्होंने जो इंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन था कि साहब इस मामले को यहीं दबा देंगे, जो इन्होंने कह दिया वो फाइनल है। 35 साल रहमान बाद साहब, सामने खुल के आई है कि ये गड़बड़ हुआ कैसे था, जब इस तरह की एब्सर्ड चीज के साथ 200 साल पुरानी, इस्लाम के आने से 200 साल पुरानी मंदिर और पूरे के पूरे गांव को वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है रहमान साहब। देखिए, जब बहुत सारे कोऑपरेटिव सेक्टर्स में घोटाले हुए थे, करप्शन हुए थे, तो आरबीआई ने ये कहा था जहां पैसा है वहां करप्शन है। हमारा देश इसी तरह से चलता है और उसको फिर करेक्टिव मेजर्स लेना पड़ते हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि जो टेम्पल ट्रस्ट के केसेस आज तक के हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में गए हैं, खासतौर से जो चढ़ावे आते हैं साउथ इंडिया के टेम्पल्स के अंदर, उसमें हमने रूलिंग्स क्या देखी है हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग देखी है कि जो कुछ भी गड़बड़ी टेम्पल ट्रस्ट के अंदर करप्शन पाया गया है, जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स पाया गया है, उसको सरकार ठीक करे, उन मेंबर्स को चेंज करे, उनके तबादले करे, नई बॉडी बनाए और टेम्पल ट्रस्ट को कम्युनिटी को लौटा दिया जाए। क्या यही चीज यहां पर होगी? वेल एंड गुड। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है, कम्युनिटी का कंसर्न ये है कि क्या जो मुसलमानों ने अपनी जायदाद मुस्लिम कम्युनिटी की भलाई के लिए दान कर दी है, उसका फायदा उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब अगर कलेक्टर की बात आ रही है तो ये पूरे के पूरे पावर्स खाली ट्रांसफर हो रहे हैं, को ऊपर से इसका कोई फायदा मिलने वाला दिखता नहीं है। तो इस चीज के ऊपर अगर सरकार क्लैरिफिकेशन लाती है कि यस, इसका डायरेक्ट फायदा कम्युनिटी को अब पहुंचेगा और कम्युनिटी को ये सारी चीजें लौटा दी जाएंगी विथ कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल, वेल एंड गुड। ठीक है त्रिवेदी जी, अंत में ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। ये जानना चाहते हैं कि अगर ये बिल लाया जाना था, अब जेपीसी को भेजना था और पास होने के लिए जाहिर तौर पर इसको दोनों सदनों से पार पाना पड़ेगा इसको, तो इस बिल को लेकर सरकार अगर इतनी कॉन्फिडेंट थी तो लोकसभा में आज ही पेश करके इसको पास करने के लिए कह सकती थी डेफिनेटली। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बिल में कुछ प्रावधान है जिनके ऊपर अभी भी विचार करने की जरूरत है? हमें कोई विचार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिल तो हमारी पार्टी लेके आई थी। लेकिन अगर हमारे बाकी जो हमारे माननीय सांसद हैं और संसद में अगर वो इसकी बहस चाहते हैं या जेपीसी चाहते हो, तो उसके लिए तैयार है। हम तो बिल्कुल खुले डिस्कशन के लिए तैयार हैं।
और मैं ये बता दूं आखिर में कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए किया है वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज 75,000 एक्स्ट्रा हज यात्री जा रहे हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी ने सऊदी राजा से बात करी, जो पहले 1.25 लाख जाते थे आज 2 लाख जा रहे हैं। कि साहब वहां पे Well, बात Mr. करी। Trivedi, Mr. दूसरी Trivedi, I सबसे also बड़ी have हमारे a यहाँ point to आबादी add here. मुसलमानों की तो हमारे यहाँ से जाने चाहिए। सर, एक पॉइंट इसी योगेश जी के क्वेश्चन में मेरा भी है कि आप फार्मर्स के लिए बिल लाते हैं, फार्मर्स उससे खुश नहीं होते। आप अग्निपथ योजना लाते हैं, युवा उससे खुश नहीं होते हैं। आप मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हित, कॉमन मुस्लिम के हित के लिए आप वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट के लिए बिल लाते हैं। मुस्लिम समुदाय उससे संतुष्ट नहीं है। आखिर एक कॉमन कंसेंसस या कंसल्टेशन क्यों नहीं होता है ऐसे बिल्स लाने से पहले? क्या नहीं देखिए, इसमें हम कुछ ऐसा प्रोसेस है? 370 और अगर अगर ये हो चुका है तो संसद के पटल पर भी ये बात आनी चाहिए। जब बिल प्रेजेंट हो चुका है उसके बाद इसे जेपीसी में भेजना है, स्टैंडिंग कमेटी में भेजना है, तो थोड़ा सा मतलब मामला संगीन। हम 370 लाए थे, उसकी भी खिलाफत हुई थी। 3 तलाक बिल लाए थे, उसकी भी खिलाफत हुई। लेकिन उसका नतीजा क्या है वो आपके सामने है। तो अगर इस तरह का संशोधन में हम किसान का बिल, आज भी हम कह रहे हैं कि किसान का बिल हमारे, मैं उस पर अगर आप डिस्कशन करें तो मैं आपको बताऊंगा कि 1883 में ये बिल लाया गया था। अंग्रेजों को सस्ता नहीं, आपके इंटेंट में सवाल नहीं है, बट आप खत्म हो जिसके गया लिए करना मंडी। चाहते हैं वही खुश नहीं रहते हैं। अगर नहीं, हम उसके बाद डिस्कशन के लिए तैयार हैं। अगर लोग नहीं मानते तो हमने जैसे किसान का बिल वापस लिया, बिल सही था, लेकिन अगर लोग नहीं मानने को तैयार हैं कि उनके हक में हम उनको नहीं समझा पाए, हम उसमें फेल हो गए, तो हम उसके लिए वापस कर लेने को तैयार हैं। अगर जैसे ठीक अभी आप देखें कि अग्निपथ बिल में भी जो है संशोधन किया जाएगा, क्योंकि एक समस्या नया समस्या कानून लाया, यही पे आ जाती है त्रिवेदी उसमें साहब कई की चीजें ऐसी होती हैं जो कंसल्टेशन ओवरराइड से होती है। प्रोसेस होना चाहिए आगे, लेकिन यहाँ दाव पर के लिए हम उल्टा हो तैयार जाता हैं। है। यहाँ पर प्रोसेस उल्टा होता है कि पहले बिल थोप देने प्रेजेंट की किए कोशिश जाते होती है, हैं। फिर रेजिस्टेंस होता है, फिर उसके ऊपर चीजें कंसल्ट होती है, फिर अमेंडमेंट्स होती है। खैर, एक लास्ट कमेंट अतीकुर रहमान साहब आपसे, इस बिल में क्या आपको अच्छा कुछ नजर आ रहा है जो शायद बेहतर हो सकता है, या इसमें अभी बहुत से बदलाव की जरूरत है? नहीं, देखिए, अब तक की जो बातें सामने आई है इसके प्रोविजंस को लेके वो यही आई है कि जैसा मैंने कहा कि अब तक के जितने अमेंडमेंट आए, सरकारों का कंट्रोल बड़ा है इसके ऊपर। तो सरकार सिर्फ इसके अपना कंट्रोल बढ़ाने की अगर इनकी मंशा है तो ये फेल होने वाला है। ये कम्युनिटी साथ नहीं देगी, ऑपोजिशन मेंबर साथ नहीं देंगे। और अगर वाकई में इसका कोई पॉजिटिव अप्रोच है सरकार के पास, तो जैसे मैंने कहा कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि मुसलमान ने अपनी जमीन दी है मुसलमानों के लिए, वो जिस तरह से टेंपल ट्रस्ट का पैसा हिंदुओं के लिए काम आता है, उनके स्कूल कॉलेजेस बनते हैं, उसी तरह से मुस्लिम चाहते हैं कि हमारा भला हो, और साचर कम्युनिटी का हवाला दिया जा रहा है। उसके लिए प्रोविजन था कि मुस्लिम कम्युनिटी शुड गेट बेनिफिट आउट ऑफ द वर्क प्रॉपर्टीज। ठीक है, लेकिन ये बात आप मान रहे हो रहमान साहब, एक बार फिर से पूछ रहा हूं कि जो अभी तक वक्त में चल रहा है वो पूरा सही नहीं चल No, मैं ये no, कह सकता हूं? neck deep they were into corruption, neck deep into corruption. फाइन, No doubt फाइन। about that. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब। शरद त्रिवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। तो उम्मीद है कि जब जेपीसी में जाए तो इस पर गंभीर चर्चा हो और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचकर बेहतरी के लिए जो है ये कानून बने। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।